नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे इस विदार्जे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं पिछले 2-3 दिन से आपके लिए ना तो नेशनल और इंटरनेशनल एसईओ की पीडीएफ लेके आ पा रहा था और ना ही मैं उसका कोई लेक्चर लेके आ रहा था, क्योंकि मैं पारिवारिक कामों में थोड़ा सा फंस गया था। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और अब कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर जिस तरह से आना चाहिए उसी तरह से मैं लेके आ पाऊँ। और एक और कोशिश करूँगा, मैं सुबह 10 बजे तक आपके पास करंट अफेयर की पीडीएफ और वीडियो दोनों को मैं प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो इधर उधर की बातें किए बिना हम आते हैं सीधा आज के अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, फिर से वही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए मेरे IAS RAS मेरे चैनल से। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ, ठीक है। आप इसको जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डेली पीडीएफ आएंगी ब्रांड न्यू, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डाउनलोड करो, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ो। और सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की आदत नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की आदत डालो, यदि आप बड़े अधिकारी बनना चाहते हो तो, क्योंकि आधी तैयारी में लिखते ही रह जाओगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इधर उधर की बातें किए बिना अपन आते हैं सीधे एडिटोरियल डिस्कशन पे या न्यूज़ डिस्कशन पे। आज की अपनी क्या न्यूज़ डिस्कशन रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के। तो दोस्तों, हम पहले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना पर, ठीक है। ये क्या है? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी? भारत और नेपाल की। भारत प्लस नेपाल। इसमें कौन कौन है? भारत है और अपना नेपाल है। इसमें नेपाल की ज़मीन है और भारत की टेक्नोलॉजी है। क्या है? नेपाल की ज़मीन और भारत की टेक्नोलॉजी। देखो, भारत की जो NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, वो नेपाल में इस परियोजना का निर्माण कर रही है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी सेती रिवर पर, ठीक है। यह विद्युत के उत्पादन और भंडारण की परियोजना है। मतलब यहाँ पर विद्युत का उत्पादन भी होगा और उसका भंडारण भी किया जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। इसके अंदर कौन कौन शामिल है? वेस्ट सेती और SR6, मतलब वेस्ट सेती रिवर, और SR मतलब सेती रिवर 6। ये दोनों ही पॉइंट इसके अंदर क्या है, दोनों ही इंक्लूड हैं। और इसके माध्यम से क्या है कि मानसून के समय पर जो बरसात होगी, जो पानी होगा, उसको इसके जलाशय के अंदर, सेती जो बनना है ये परियोजना, इसके जलाशय के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा सेती रिवर के पानी को। और जब गर्मियों में, जब पीक सीजन होगा, जब बरसात नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय पर इसके पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, जनरेट किया जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। यह नेपाल के कौन कौन से जिलों में लगाई गई है? यह दोती, कौन कौन से हैं? धोती नहीं, दोती, और दूसरा कौन सा है? अच्छम, ठीक है। कौन कौन से जिलों में है? दोती और अच्छम में, ठीक। तो दोस्तों, आज का अगला न्यूज आर्टिकल हमारा है द एबेल प्राइज के ऊपर, ठीक। कौन सा प्राइज? एबेल प्राइज। यह जो प्राइज है वो नील्स हेनरी एबेल एक वैज्ञानिक थे या एक गणितज्ञ थे। कहाँ के थे ये? नॉर्वे के एक गणितज्ञ थे, नील्स हेनरी एबेल। उनके नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसका नाम है एबेल प्राइज, ठीक है। किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ को, ठीक है। नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी संस्था का नाम लेके गुमराह कर सकती है UPSC या कोई भी स्टेट PCS, लेकिन यदि आपको नॉर्वे का राजा, किसी देश का राजा दे दिया जाए, तो आप यही सोचो कि भाई राजा वाजा थोड़ी ना देते हैं आजकल पुरस्कार, तो प्रधानमंत्री देंगे, राष्ट्रपति देंगे, या कोई संस्था देगी, ठीक है। लेकिन ये प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ को नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2023 का जो एबेल पुरस्कार है, द एबेल प्राइज है, वो अर्जेंटीनियाई अमेरिकी एक नागरिक हैं, ठीक है, गणितज्ञ हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले, जिन्होंने आजकल अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। उनका नाम है लुइस कैफारेली, ठीक है। क्या नाम है? लुइस कैफारेली। उनको दिया गया है, लुइस कैफारेली को दिया गया है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा जो न्यूज आर्टिकल है उसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। दोस्तों, आज थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा रखूँगा क्योंकि 2 एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं और वो बहुत बड़े हैं, जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे, ठीक। तो हम सिनाई प्रायद्वीप की बात करते हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है? फारस की खाड़ी में। आज आप जाके मैप पर सिनाई प्रायद्वीप को देखोगे कि फारस की खाड़ी में कहाँ है और सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है, ठीक है। इसको जाके आपको देखना है, क्योंकि आजकल स्टेट PCS के अंदर और UPSC के अंदर मैप बेस्ड प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तांडव बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे कुछ नहीं था, ये प्रायद्वीप चर्चा में था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा था। यहाँ पे
चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, उनको सबसे पुराना पर्लिंग टाउन मिला है। क्या मिला है? सबसे पुराना पर्लिंग टाउन मिला है। आपसे कोई नहीं पूछेगा सबसे पुराना पर्लिंग टाउन कहाँ मिला है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपसे सिनाई प्रायद्वीप के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे फारस की खाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। इस पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, मतलब कहने का ये है कि स्लो निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी प्रीलिम्स से स्पेसिफिक। ठीक है, आपसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में पूछ सकते हैं। देखो मेरे भाइयों बहनों, अभी जो लोकसभा के अंदर है वो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने के बारे में मंथन हो चुका है और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित होने वाला है। ठीक है, अब तक क्या था कि जो जीएसटी से संबंधित विवाद थे वो या तो संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में जाते थे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि एक तो पहले से ही जुडिशरी पे इतना प्रेशर है, इतना लोड है, ऊपर से केसेस और बढ़ते चले जा रहे थे, और केसेस तो बढ़ ही रहे थे लेकिन उनके बारे में कोई भी निराकरण नहीं निकल पा रहा था। तारीख पे तारीख वही हो रहा था। अब पैसे से संबंधित मामला, जीएसटी से संबंधित मामला है, तो भाई निर्णय जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा था। और दूसरी तरफ जुडिशरी के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, तो इसके लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कर दिया गया। ठीक है, देखो जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 109 के अनुसार जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। मतलब जीएसटी एक्ट आया था जब 2017 में, तो उसमें एक धारा थी 109, उसके में लिखा हुआ था कि विवाद होने की स्थिति में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की गठन किया जा सकता है। और उसको क्या किया जाता है, इसमें ये अपीलीय ट्रिब्यूनल है, मतलब कोई शिकायत है तो उसमें आके आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु इस तरह से है कि यह अभिकरण अपीलीय स्तर पर जीएसटी कानूनों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक विशेष अधिकरण है। मतलब विशेष अधिकरण का मतलब है कि इसके अंदर जो भी केस लिए जाएंगे वो सिर्फ जीएसटी से संबंधित ही होंगे, इधर उधर के केस इसमें नहीं लिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इसकी जो प्रमुख बेंच है वो दिल्ली में स्थित होगी। कहाँ होगी? दिल्ली के अंदर। सबसे बड़े भाई कहाँ बैठेंगे इसके? दिल्ली के अंदर बैठेंगे। और प्रत्येक राज्य इसकी बेंचों की स्थापना और इसकी संख्या के बारे में स्वतंत्र है। ठीक है, अपन राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान को देख लेते हैं कि राजस्थान अगर चाहे, राजस्थान के संदर्भ में हम समझें तो अगर हमारे गहलोत जी चाहें तो हर एक ज़िले में एक जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकते हैं, कितनी भी करते हैं, हर एक गाँव में कर सकते हैं, दूदू में भी कर सकते हैं। ठीक है, जब दूदू 2 साल के अंदर गांव ग्राम पंचायत से जिला बन सकता है तो अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भी वहाँ हो सकती है। और इनकी बेंचों की संख्या कितनी होगी? मतलब संख्या और स्थापना जहाँ चाहे वहाँ करो, संख्या जितनी चाहे उतनी रखो। ये राज्यों के क्या है, दिमाग की बात है, राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया इस चीज़ को कि आपका जितना आपको लग रहा है स्थापना करने की, आप उतनी स्थापना इसमें कर सकते हैं। तो इसमें सदस्य किस तरह से होंगे? इसमें सदस्य होंगे भाई बहनों, एक रहेंगे वो रहेंगे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य। हम राज्यों के बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्थापना होगी उसमें तो अपने आप, जब राज्यों के अंदर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो रहेंगे तो भाई से केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज तो अपने आप से बनते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायिक सदस्य होंगे, मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे या सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो होंगे एक। दो कौन होंगे? 2 न्यायिक सदस्य होंगे, अन्य न्यायिक सदस्य बोलते हैं इनको। और 2 कौन होंगे? 2 तकनीकी सदस्य होंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ रही है, इसकी क्या बिजली चली कट जाएगी? तो भाई टेक्निकल का मतलब होता है कि वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। जीएसटी के कौन होंगे? वो विषय विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, अपने क्षेत्र का मतलब ये होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तकनीकी सदस्य का मतलब ये होता है। अब हम आगे चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे का न्यूज आर्टिकल है उसका नाम है जीसैट। ठीक है, क्या है? जीसैट, GISAID, जीसैट। इसका पूरा नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एविएशन इन्फ्लुएंजा डाटा। तो पहले इसको साधारण से शब्दों में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई जीसैट क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली, लेकिन फिर भी जीसैट क्या है? एक संस्था है। ठीक है,
कैसी संस्था है ये है एनजीओ टाइप की संस्था। ये क्या करती है संस्था कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित जो जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा है उसको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है, आप जो चाहो वो इसको डाटा को आप ले सकते हो, डाटा को यूज में ले सकते हो, डाटा का देखभाल देख सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये अब ये वाली संस्था जो है वो आपकी चर्चा में क्यों चल रही है? देखो दोस्तों, कोविड-19 पे अभी भी रिसर्च चल रही है भाई कोरोना वायरस फैला तो फैला कहाँ से और फैला तो फैला किससे, क्यों चल रही है। अब आप बोलोगे सर कोरोना आया, कोरोना गया, वैक्सीन लग गई, ये अभी भी उसकी पूंछ पकड़ के बैठे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, दोबारा भविष्य में कोरोना और दूसरा भयावह रूप लेके उस तरह के जानवर से या उस तरह की परिस्थितियों में न फैल जाए, इसीलिए जड़ तक जाना जरूरी है कि कोरोना वायरस फैला तो फैला कहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों जब कोरोना वायरस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो अभी भी आपने देखा होगा कि जो रकून डॉग्स होते हैं उनसे कोरोना फैला है, ऐसी एक न्यूज़ आई है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों इस तरह की रिपोर्टें जब आ रही हैं तो फिर जीसैट जो है वो फिर से चर्चा में आ जाता है कि जीसैट के ऊपर जो जीसैट एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग का, उसका यूज लेके ही ऐसा माना जा रहा है कि उसका उपयोग करके ही पता लगाया गया है कि जो रकून डॉग्स हैं उनसे क्या फैला है कोरोना वायरस। ठीक है, तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जो सार्स वगैरह वायरस फैले थे उसमें भी इसके डाटा का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। ठीक, तो जो जीसैट है वो एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जो फैलता है। ठीक है, एवियन का मतलब है जो हवा द्वारा या किसी तरह से फैलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा का डाटा है वो साझा करने की वैश्विक पहल है, एक वैश्विक संस्था है। ये 2008 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, यह इन्फ्लुएंजा वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा प्रदान करती है। ये खुला प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? खुला प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सिक्योरिटी है, आप उस डाटा तक पहुंच नहीं सकते, इस तरह का कुछ नहीं है। ये खुला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित एक एनजीओ है। जीसैट क्या है? एक एनजीओ है जो क्या करता है, एवियन इन्फ्लुएंजा का डाटा जो है उसको साझा करता है और जीनोम सीक्वेंसिंग को डाटा प्रदान करता है, करने का एक खुला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी के अंदर। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, उसके अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 2017 में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मान्यता प्रदान करी गई थी इस संस्था को। ठीक, मतलब G20 के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इसको मान्यता प्रदान कर दी थी कि हाँ भाई वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एनजीओ है वो बहुत अच्छा काम करती है और इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो जीसैट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही संस्था है, एक एनजीओ है। तो बस उसी को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है कि जीसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। तो जीसैट में लिख देगा यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लिख देगा, या ये संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जिसके द्वारा कि एवियन इन्फ्लुएंजा का डाटा साझा किया जाता है, और इतने में ही काम हो जाएगा। बस एनजीओ पे भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल आया है जो आपके मेंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेंस के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है CRPC की धारा 144, धारा 144 से तो आप सारे ही जानकार हैं भैया। जहाँ कोई हुड़दंग हुआ, जहाँ कोई दंगा हुआ, सबसे पहले धारा 144 लग जाती है। धारा 144 का मतलब है यहाँ पर 4 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर आज आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो, क्रिमिनल जो प्रोसीजर जो कोड है उसके बारे में धारा 144 के कहाँ लग गई है? तो भैया ये लगी फिलहाल कहीं नहीं है, मतलब लगी हुई है पंजाब के अंदर लगी थी फिलहाल। तो चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। ठीक है, क्या आई है? एक रिपोर्ट, इसका नाम है रिपोर्ट का यूज एंड मिसयूज ऑफ सेक्शन 144 ऑफ CRPC। ठीक है, क्या है रिपोर्ट का नाम? क्या है? द यूज एंड मिसयूज ऑफ सेक्शन 144 ऑफ CRPC। ये क्या है? ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक,
अब इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर ये चर्चा की गई है कि इतनी ज़्यादा तादाद में 144 को लगाना, मतलब भारत में अब तक 5 से 6 हज़ार बार 144 धारा लगा चुके हैं, 144 धारा लग चुकी है। अरे मोदी जी के कार्यकाल में नहीं लगी इतनी सारे कार्यकाल में 50 सालों में लगभग 5,000 बार, ठीक है। इतनी तो 144 धारा लगती ही लगती है। तो उसके बारे में ही बताया गया है कि इस धारा का यूज क्या हो रहा है और मिसयूज क्या हो रहा है, ठीक है। तो यह जो है वो किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र विशेष में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार प्रदान करती है। किसको करती है? मजिस्ट्रेट को, ठीक है। यह आदेश किसी व्यक्ति विशेष अथवा आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है। इसकी चर्चा हो ही इसीलिए रही है क्योंकि जिस एरिया में ये लग जाता है वहाँ जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको आप भूल जाओ, ठीक है। इसके प्रमुख तथ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या है। तो देखो, इसकी विशेषता यह है कि हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध हो जाता है, और यदि ऐसा किया जाता है तो 3 वर्ष का दंड है। चाहे आपके पास लाइसेंस ही क्यों ना हो, आप लाइसेंस लेके निकलें, लेकिन यदि हथियार है और एरिया के अंदर धारा 144 लगी हुई है तो आपके साथ क्या है, 3 साल के दंड का प्रावधान है, ठीक है मेरे भाई बहनों, ठीक। यह जनता की आवाजाही को पूर्णतः बंद कर देती है, यह शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः बंद कर देती है, जनसभा और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाता है, और इंटरनेट को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आपको पता है कि अभी इंटरनेट शटडाउन की एक रिपोर्ट निकली है, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट शटडाउन वो कहाँ है, भारत के अंदर है। और भारत की परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि भारत देश है, तो अभी भारत देश बनने की प्रक्रिया के अंदर है। भले ही एक समय था आज से 5,000 10,000 साल पहले जब हमारे भारत देश का उदय हो चुका था, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी चाइना के साथ हमारी बाउंड्री क्लियर ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है मैकमोहन लाइन को लेकर, वो हमारा तिब्बत के साथ में है। और जब हमारे चाइना के साथ में कोई है ही नहीं, अब वो बोलते हैं कि तिब्बत हमारी टेरिटरी है, अब तिब्बत उनकी टेरिटरी है। उस समय पर क्या था, तिब्बत स्वतंत्र इलाका था, लेकिन हम लोगों ने बोला था ठीक है तुम्हारी टेरिटरी है। अगर हम आज तिब्बत को चीन की टेरिटरी नहीं मानते तो आज जो लड़ाई है वो तिब्बत पे हो रही होती, न कि अरुणाचल प्रदेश पे और सियाचिन पे हो रही होती। आज चाइना डोकलाम में आके कभी नहीं बैठता, और ना चाइना का इतना बड़ा अस्तित्व तो कभी हो पाता। तो छोड़ो दोस्तों, उसकी किसी और दिन चर्चा करेंगे हम लोग। हमारा भारत देश क्या है, अभी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर है, ठीक है। जब निर्माण की प्रक्रिया के अंदर कोई होता है, कोई देश है, कोई वस्तु है, तो उस समय पर धारा 144 भैया लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कई उपद्रव भी होंगे। कई बार ऐसा भी होगा जब लोग वहाँ से टूट के अलग होने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे जो खालिस्तान मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कश्मीर वाला मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है, वो हमारे निर्माण प्रक्रिया में होने का ही एक उदाहरण है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसकी अवधि क्या है, हम सर ठीक है धारा 144 लगा दी, हम कितनी देर तक धारा 144 कितने दिनों तक मजिस्ट्रेट लगा सकता है? तो जो धारा 144 है वो अधिकतम 2 माह के लिए लग सकती है। जैसे आज लगी तो 2 माह तक रहेगी, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई अभी हालात कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसको 2-2 माह करके 6 महीने तक अधिकतम बढ़ा सकता है। कितना? 2-2 माह करके 6 महीने अधिकतम उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। इसकी अवधि के बारे में आपको पता लग गया। अब धारा 144 लागू किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग परेशान हुए हों और वो कोर्ट नहीं पहुंचे हों। तो धारा 144 के लागू किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने कुछ फैसले दिए हैं, उनमें से हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला जो केस है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद 1967। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे, उन्होंने 144 का जो प्रयोग हो रहा था धारा 144 का, उसको नकारात्मक बताया है। नकारात्मक किसके परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक है? ये नकारात्मक है देश के परिप्रेक्ष्य में। किसके में? देश के परिप्रेक्ष्य में ये क्या है? नकारात्मक है।
भाई देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे नकारात्मक है, मतलब देश की आबादी, देश की जनता, देश के नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक है। तो इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी लोकतंत्र है वो तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्था का मतलब है संविधान के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज काम कर रहा है, जब तक सार्वजनिक व्यवस्था में नागरिकों के एक वर्ग को स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त है। मतलब एक तो हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसकी अनुमति भी प्राप्त है आपको। अब नागरिकों के एक वर्ग का अर्थ यहाँ पर प्रशासन से है। प्रशासन में जो लोग हैं वो भी तो नागरिक हैं। अब इसके माध्यम से क्या है, प्रशासन के जो लोग हैं, एक वर्ग है नागरिकों का, वो और दूसरे नागरिकों पर क्या कर रहा है इससे, ठीक है, क्या कर रहा है इससे, हस्तक्षेप कर रहा है और दूसरे नागरिकों के जीवन में, ठीक है। और दूसरा केस जो था हमारा था वो था मधु लिमये वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 1970 का केस था। कौन था? मधु लिमये मधु लिमये वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 1970 का केस था। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 144 जो है इसके तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रशासन की एक सामान्य शक्ति नहीं है बल्कि न्यायिक तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति है, अतः इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है, ठीक है। इस केस से पहले क्या था, 1970 से पहले धारा 144 क्यों लगी है, इसका लगाया जाना उचित है या अनुचित है, इस तरह से कोई भी मजिस्ट्रेट से सवाल पूछ नहीं सकता था। उसके कोर्ट में उस पर कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता था। ये उसकी अनन्य शक्ति हुआ करती थी, अनन्य अधिकार हुआ करता था। लेकिन मधु लिमये जी हैं, उन्होंने मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वही बात आ गई ना मजिस्ट्रेट वाली, तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हुए इसके बारे में पूछा था क्या यह अनन्य शक्ति है मजिस्ट्रेट की। तो उस वाद में 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 144 जो है वो मजिस्ट्रेट की प्रशासन शक्ति नहीं है, वो एक विशेष शक्ति है। अब आप बोलोगे सर मजिस्ट्रेट की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उनको हम क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसने उस पद पर रहते हुए उस पद के नियमों के बीच में रह के कार्य किया होगा तो उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यह शक्ति जो क्या है, एक सामान्य शक्ति नहीं है बल्कि एक न्यायिक तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली है। मतलब जब न्यायिक शक्ति है तो उसकी न्यायिक जांच, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। इस तरह के दो जो केस हैं वो धारा 144 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अब धारा 144 की आलोचना किस चीज़ को लेके की गई? वैसे मेरे भाइयों बहनों, धारा 144 जो लगाई जाती है वो हमेशा असामान्य स्थितियों में ही लगाई जाती है। कभी भी इस तरह की स्थिति में नहीं लगाई जाती कि सामान्य स्थिति और अचानक से ऑर्डर आ गए कि धारा 144 लगेगी। और थोड़े समय के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 दिन के लिए यदि धारा 144 लगने से कहीं दंगा नहीं होता, कहीं फसाद नहीं होता तो क्या खराबी है उसमें? कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों का हनन भी अच्छी बात ही होती है, लेकिन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा तो हर एक चीज़ ही खराब है। धारा 144 की अब हम आलोचना कर लेके देख लेते हैं कि यह मजिस्ट्रेट के हाथों में शक्ति का केंद्र है। ये बात तो है भाई, धारा 144 लगते ही मजिस्ट्रेटी सर्विस सर्वाइव उस जगह का, वहाँ पर दूसरी कोई पावर काम नहीं करती है। यह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। वो तो करेगी ही करेगी भाई, आप घरों में बंद हो जाओगे, अपनी मर्जी से नहीं चल पाओगे, घूम पाओगे, बातें कर पाओगे, इकट्ठे हो पाओगे, ठीक है। तो जो सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ठीक है, ये 5-6 जो दे रखे हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उनका तो सरेआम हनन है। तो हम आगे चलते हैं। इसका एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में लागू किया जाना अनुचित है। क्या है? अनुचित है। एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में हमें इसको नहीं लगा सकते। मान लो पूरे के पूरे आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया, अब आप तो उस डिस्ट्रिक्ट को अलग कट गया ना पूरे और दूसरे प्रशासन से, मजिस्ट्रेटी सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र में इसको नहीं लगाया जा सकता। धारा 144 को सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही लगाया जा सकता है जहाँ पर स्थितियाँ असामान्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि धारा 144 के संदर्भ में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल जो है
वो है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर ब्रिज, रेल का ब्रिज। स्थिति कहाँ है, कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। सर अब आप सोचो कि सर चेनाब रिवर तो ऐसे ही एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी ये है, इन दोनों के बीच में यहाँ से सरल सरल करके बह रही है, तो इसके ऊपर ब्रिज कैसे बन गया सर पहाड़ी के ऊपर? यहाँ पे खंबे कहाँ से होंगे, तो बहुत चौड़ी है। तो दोस्तों खंबे नहीं लगाए जाते, ऐसे एक आर्क बनाया जाता है, ऐसे उस आर्क के ऊपर ऐसे ब्रिज बनाया जाता है और सारे खंबे उस आर्क के ऊपर टिके रहते हैं और वो आर्क का पूरा प्रेशर इस तरह से उसकी मैकेनिकल डिजाइनिंग रहती है कि पूरा प्रेशर कहाँ आता है, उसका साइड में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? साइडों में। तो एक आर्क बनता है, उस आर्क के ऊपर ऐसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, एक ब्रिज होता है और उस आर्क के ऊपर ही खंबे होते हैं। और आर्क डिजाइनिंग कैसी होती है कि उसका पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ रहता है? पहाड़ियों के ऊपर रहता है। ठीक है मेरे भाई बहनों, देखो पहले अब ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। इसकी अब स्थिति कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा। लंबाई इसकी 1315 मीटर है और ऊंचाई जो है वो है 359 मीटर। ठीक, दुनिया का सबसे ऊंचा 359, 400 मीटर बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1315 मीटर। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग या फिर किसी भी पीसीएस की करने वाले, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से इसको ढंग से रट लेना। ये लाइन तो ट्रम्प कार्ड है उनका, वो पूछ ले किस रेल लिंक का हिस्सा है, ये किस परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है कंप्लीट, उस परियोजना का हिस्सा है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग है। मतलब भारत देश जब से आज़ाद हुआ है तब से इससे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग भारत देश के अंदर नहीं हुई है, जो चेनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है वो। ठीक है, यह पुल 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति की हवाओं के साथ साथ सीस्मिक 5 जोन के भूकंप झटके को भी झेल सकता है। अब आप सोचोगे सर ठीक है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, वो तो समझ में आई, लेकिन ये सीस्मिक 5 क्या है? तो दोस्तों सीस्मिक 5 जोन हिमालय के एकदम से आसपास या हिमालय के अंदर मौजूद वो जोन है जहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो हमेशा 6, 6.5, 7 रिएक्टर तीव्रता के ही आते हैं। मतलब ऐसे एरिया जो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। और हिमालय के बारे में तो मैं आपको एक और बात बता दूं, हिमालय अगर इतना ऊंचा नहीं होता तो यहाँ पर ज्वालामुखी होते। ये तो खुशकिस्मती है भारत देश की या यहाँ के तपस्वियों में इतना तप था कि अग्नि भी ठंडी होकर हिमालय बन गई। क्योंकि इतना, ये क्या है, ये जो पर्वत है, ये जो पहाड़ है, वो 2 प्लेटों के मिलन स्थल पे है और जहाँ 2 प्लेटें मिलती हैं वहाँ ज्वालामुखी होना अनिवार्य होता है। लेकिन ये पता नहीं, देखो भगवान की कृपा है, भारत भूमि है, देवभूमि है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो समझ में आ गई होगी आपके। अब हम चेनाब नदी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में। पुल है तो उसकी नदी भी होगी। तो इसे नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रे से। ठीक है, बारालाचा ला दर्रे से। वैसे ला का अर्थ जो होता है वो दर्रा ही होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या है कि बारालाचा ला कर दिया, अब दर्रा उस भाषा में, अब दर्रा हमारी भाषा में। बारालाचाला दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों देखो क्या है, बारालाचाला जो दर्रा है वहाँ से निकलती है एक्चुअल में चंद्रा नदी। कौन सी निकलती है? चंद्रा नदी, जिसमें भागा मिलती है आकर वहाँ पर। जब भागा मिलती है तो भागा निकलती है सूर्यताल झील से। वहीं पे एक झील है पास में सूर्यताल, वहाँ से निकल के आती है भागा, वहाँ से भाग के आती है भागा चंद्रा से मिलने के लिए, और चंद्रा निकलती है बारालाचाला दर्रे से। ठीक है, तो चंद्रा क्या है? एक बड़ी शाखा है और भागा एक छोटी शाखा है। जब चंद्रा बड़ी शाखा है तो बता दिया कि चेनाब भी कहाँ से निकलती है? बारालाचाला से। ठीक है, चंद्रा और भागा दोनों यहाँ पर मिलती हैं, फिर उसके बाद इस मिलन के बाद इसका नाम रख दिया जाता है चेनाब नदी। क्या रख दिया जाता है? चेनाब नदी। चेनाब हिमाचल से सीधी कहाँ घुस जाती है? ऊपर जम्मू में, और जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान में सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी से मिल जाती है? सतलज से। अब एक और चीज़ चेनाब के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि चेनाब नदी पर कौन कौन सी पन विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं। ठीक है, तो पहली परियोजना है हमारी रतले परियोजना, दूसरी है सलाल, तीसरी है दुलहस्ती और चौथी है पाकल दुल।
हमें ये चारों नाम बढ़िया से रटे हुए होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि चिनाब नदी पर स्थापित पन विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। रतले, सलाल बांध, दुलहस्ती और पाकल दुल। ठीक है ना भाई बहनों। चलो अब हम आगे चलते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। देखो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अंगदान। कल मोदी जी ने क्या किया है, मन की बात कर दी साहब, अपने मन की करी, राहुल गांधी जी के मन की नहीं करी। ठीक है, तो अपने मन की बात में उन्होंने कहा है कि अंगदान जो है वो हमें करना चाहिए। मतलब उन्होंने अंगदान की महत्ता के बारे में बताया, अंगदान के जो जो महत्व हो सकते हैं, जो जो पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, उन सारों के बारे में मोदी जी ने कल मन की बात के अंदर पूरी भड़ास निकाल दी। वो बात अलग है, उन्होंने राहुल गांधी जी पे कोई चर्चा नहीं की। राहुल गांधी का भी एक ऑर्गन है, वो डोनेट हुआ जा रहा है, वो है उनके प्राण। बहुत परेशान है बेचारे। चलो ठीक है दोस्तों, वो अपने एग्ज़ाम के लिए परेशान है, पीएम का एग्ज़ाम है उनका, हमारा डीएम का एग्ज़ाम है, तो बड़ा तो होगा ही होगा। चलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं न्यूज आर्टिकल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हमारे भारत देश के अंदर। उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण कार्यक्रम। मतलब अंग और ऊतक, ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, तो दोस्तों जो टिश्यू है, टिश्यू से मिलके ही क्या बना होता है, आपका अंग बना होता है। ठीक है, ऑर्गन बना होता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, ये जो प्रोग्राम हम करवा रहे हैं वो आ रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। कौन करवा रहा है इसको, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मृत अंगदान को बढ़ावा देना। मृत अंगदान का मतलब है जो व्यक्ति मर चुका है, डेथ हो चुकी है उसके अंगदान को बढ़ावा देना। तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख जो मृत्यु हैं वो एक्सीडेंट से होती हैं, और लेकिन उनमें से न के बराबर ही आप जो ऑर्गन है वो डोनेट किए जाते हैं। अगर उन सारे ऑर्गन का डोनेशन दे दिया जाए तो भारत देश के अंदर ऑर्गन्स की कमी नहीं बचेगी और कोई ऑर्गन की कमी की वजह से नहीं मरेगा। ठीक है दोस्तों, देखो जो मरना था वो तो मर ही गया, जिसको जाना था वो तो चला ही गया। अब उसके ऑर्गन्स को नदी में बहा के या फिर जला के उस तरह की चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद करना है। क्या करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करना है। वैसे ज़रूरतमंद तो हिंदुस्तान से कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, उनको तो ज़रूरत रहेगी किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है, प्रत्यारोपण के लिए मृत अंग और ऊतक की खरीद और वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करना। भाई ऐसा नहीं हो कि इधर तो हमने नियम बनाए, इधर तो कहा भाई आप डोनेशन दीजिए, और उधर अब डोनेशन वोनेशन तो हुआ नहीं, लोगों ने अवैध रूप से लोगों को मतलब ऑर्गन के लिए मर्डर शुरू हो गए, ऑर्गन के लिए लोग गायब होने लग गए। फिर देखना अगर ऐसा हो गया, रेगुलेशन नहीं रहा और आदमी के ऑर्गन्स अगर आदमी से ज़्यादा यूजफुल हो गए, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक दिन IUCN को रेड डाटा बुक इंसानों की निकालनी पड़ेगी कि भैया इंसानों वल्नरेबल हो चुके हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएंगे तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएंगे। चलिए ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कमज़ोर, गरीब और वंचितों के अंगों की तस्करी से बचाना है भैया। कमज़ोर, गरीब और वंचित, इनकी स्थिति खराब है। किसी को चाहे फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, किसी का कोई भी रूल बने, इनकी जो स्थिति है वही रहती है हमेशा। तो दोस्तों भारत में अंगदान से संबंधित कुछ नियम बने हैं। ऐसा नहीं है भारत देश ने सीधा बस ऐसे ही बोल दिया कि आप अंगदान कीजिए, मोदी जी आए और कहने लग गए ऑर्गन का डोनेशन दीजिए। तो भारत में जो अंगदान से संबंधित नियम है वो इस तरह से हैं कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ठीक है, इसे भारत सरकार ने क्या किया, उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए किया। उपचारात्मक उद्देश्य का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन के लिए मारे, और या फिर कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपने देखे तो खैर नहीं होंगे, मैंने तो अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा, लेकिन ऐसा मैंने सुना जरूर है कि व्यक्ति मर गया, उसके ऑर्गन्स निकाल लिए बना बताए, पीछे पता लगा उसकी बॉडी के अंदर किडनी नहीं है, लीवर नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है। तो यदि आपको निकालना है तो पहले उस फैमिली को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए कि इनका आप जो ऑर्गन है उनको डोनेट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं ना हो तो उनके उपचार के लिए जैसे क्या ना हो
देखो भाई, प्रत्यारोपण का क्या करना है, इनको विनियमन करना है, भंडारण और मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार मतलब तस्करी, इस चीज़ को रोकना है। भाई आप लोगों ने खुली छूट दे दी, खुला मार्केट में ओपन कर दिया अगर ऑर्गन, तो उनका भंडारण तो होगा ही होगा, वाणिज्यिक मतलब तस्करी होगी भाई, गरीब आदमी मारा जाएगा, रात में रिक्शे वाले गायब हो जाया करेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या नियम है, मानव अंगों का प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011, अब 2004 वाले में संशोधन कर दिया। ठीक है। इसमें क्या है, 1994 के अधिनियम में संशोधन कर भारत सरकार द्वारा अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को कारगर बनाने और अवैध लेन देन की घटनाओं पर अंकुश लगाने। ठीक है। कारगर बनाने और अवैध लेन देन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन जो होते हैं वो मार्केट में बहुत महंगे, बहुत महंगे का मतलब ये है कि एक एक ऑर्गन की कीमत करोड़ों है, चाहे अपना राष्ट्रीय बाजार हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। तो जब इतनी बड़ी मोटी रकम मिलेगी, एक इंसान की फिरौती मांगोगी आप 5 लाख 10 लाख रुपए में, तो क्यों ना उसको मार के उसके ऑर्गन्स को बेचा जाए, अब पता भी नहीं चलेगा ये किसका ऑर्गन है। तो इस तरह की चीज़ें लोग गायब होने लग जाएंगे। और गायब कौन होगा, गरीब होंगे, बेसहारा होंगे, वंचित होंगे। ठीक है। तो दोस्तों एक है अंग प्रत्यारोपण नियम आया 2014 के अंदर। इस नियम ने क्या किया, एक प्रत्यारोपण नियम बनाया था 1995 में, उसका स्थान लिया है, उसके स्थान पे इसको अधिसूचित किया गया है, और 1995 का जो नियम था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है। किस चक्कर में, वही अवैध लेन देन, ठीक है, विनियमन करना और अवैध लेन देन को उसको उससे इसको एक बिजनेस का रूप लेने से बचाना है कि भाई ओपन मार्केट में जो ऑर्गन्स का जो बिजनेस नहीं बन जाए, वाणिज्यिक व्यापार नहीं होने लगे, तस्करी ना होने लगे, उन सब से बचाने के लिए सब कुछ चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है। अब भारत में अंगदान है, उसको रेगुलेट कौन सा संगठन या संस्था करती है। ठीक है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, ये क्या करता है, ये करता है आपका भारत के अंदर जो अंगदान होते हैं उनका रेगुलेशन वगैरह यही संस्था करती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। मंत्रालय कौन सा है, भाई ये जरूर पूछते हैं कि ये संगठन है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अधीन कौन सा संगठन आता है आपका, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। ठीक है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपके चंडीगढ़ में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में और गुवाहाटी में। कहाँ कहाँ है, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कलकत्ता और गुवाहाटी में। ठीक है। अब भारत की स्थिति देखते हैं हम कि जो ऑर्गन है डोनेट होते हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, भारत कहाँ स्टैंड करता है जो ऑर्गन डोनेशन है उसमें। तो भारत के अंदर एक ऑर्गन दान होता है प्रति मिलियन, मतलब 1 मिलियन लोग मिलकर एक ऑर्गन का डोनेशन करते हैं, बस इतना है। आबादी की तुलना में लगभग नगण्य है ये। ठीक है। और प्रत्यारोपण के मामले में, लगाए जाने के मामले में हम यूएसए और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। और डोनेशन में स्पेन के बराबर भी नहीं करते। स्पेन में 35 है प्रति मिलियन, कितना है, 35 है, 35 प्रति मिलियन पे। और भारत में कितना है, भारत के अंदर तो आप स्थिति देख ही रहे हो, 1। ठीक है। चलो 2013 के अंग प्रत्यारोपण भारत के अंदर कितने मतलब ऑर्गन का प्रत्यारोपण रहा, तो वो रहा लगभग 5000 का। 2019 में ये रहा आपका 12,666 और 2021 में रहा था ये 12,387। ठीक है। वो डाटा आपके काम का नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही आपको लिख दिया था, क्योंकि आपको एक आइडिया रहे कि कितना यहाँ पर प्रत्यारोपण हो रहा है और कितना डोनेशन हो रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय समिति की जो स्थायी समिति होती है संसद की, उसने 2021 से 26 तक की अवधि के दौरान जो राष्ट्रीय अंगों का प्रत्यारोपण है उस कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश दी है कि आप ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो इस कार्यक्रम के चलने के कारण आज हम अंग प्रत्यारोपण को पढ़ रहे हैं और इसके कारण ही मोदी जी ने जो चर्चा की थी मन की बात में, ठीक है, तो उसको जारी रखने की बोला है कि आप 2021 से 26 का जो प्रोग्राम आपने ऑन किया है उसको आप ऑफ मत कीजिए, उसको चलने ही दीजिए। उससे लोगों के अंदर क्या आएगा, जागरूकता आएगी। और दोस्तों सबसे लास्ट में एक छोटी सी खबर लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसरो ने 36 सैटेलाइट अभी लॉन्च किए हैं वन वेव के। किसके, वन वेव, ये संस्था है, ये इंटरनेट उपलब्ध कराती है। ठीक है। इसके 36 सैटेलाइट किए हैं, पिछले साल भी 36 किए थे।
और ये पहले रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उससे करवाती थी लॉन्च, लेकिन यूक्रेन वॉर के कारण ये इंडिया से करवाया इन्होंने। ठीक, तो हमारे लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बस ये है, सैटेलाइट व्हीकल जो है, सैटेलाइट व्हीकल जो है कौन सा यूज किया गया था, तो LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर, स्टेट PCS के अंदर तुरंत से 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, और आसान सा सवाल है, आपके 2 नंबर बन भी जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल यहीं पर समाप्त होते हैं, डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे कल मिलेंगे नए टॉपिकों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।